बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तो गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से, जिन्होंने कराची के अमन का क्रेडिट जो है वो सारा का सारा मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है, और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि कराची के अंदर अगर कोई जनरल राहिल की बात की कि कोई इतने भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस एक नॉर्मल से, मामूली तो मैं नहीं कह रही ना, उन्होंने कहा है नॉर्मल से जनरल थे, इसलिए उनको उतना ही पेश किया जाए जितने के वो थे। अब ये भी इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ आज थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर एक सहाफ़ियों के जो शहीद हैं, हमारे शहीद हैं, उनका एक फंक्शन था जो कि हामिद मीर साहब ने मुनक़िद किया था, और उसमें जो शोहदा थे उनके वरसा को चेक्स की तकसीम भी हुई थी। मियां रज़ा रब्बानी साहब वहाँ पे आए और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच की। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत को अब भी ख़तरा है, और अगर है तो हम सब मिल के खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ, और कोई ताले आसमां जो है वो अब नहीं आ सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून अमीर के लिए, ताकतवर के लिए और है, गरीब के लिए और है, और एक कानून वो है कि भुगटी साहब का कत्ल हो या कोई और कत्ल हो, उनके ऊपर जब भी बुलाया जाता है तो वो सामने नहीं आते, वो पेश नहीं होते, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। उन्होंने रेफर किया, उनका रेफरेंस जो था वो जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ था। सो क्या ऐसी बात थी कि रज़ा रब्बानी साहब ये बात कहने पे मजबूर हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो अलग है, और पार्लियामान को उन्होंने कहा कि वो अभी खड़ी हो जाए। जो स्पेस मार्शल लॉ के दौर में सहाफ़ियों ने ली है वो स्पेस अब कम होती चली जा रही है, और इस पर पार्लियामेंट को अपना रोल प्ले करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके साथ साथ कल मुत्तहिदा का, अब चूंकि कराची की स्टेटमेंट है गवर्नर सिंध की, और मुत्तहिदा का वाइट पेपर कल आया। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाई कि पिछले 9 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या क्या उनके वाइट पेपर के अंदर अहम नुकात हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, और अब सारों की जो तवज्जो का मरकज है वो सिंध क्यों है। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि वो वहां जाएंगे, और आज ही ये खबर आई है कि जल्द ही खान साहब वहां का दौरा करेंगे। साहब अभी वहां से लौट के आए हैं। कराची का जो वोट बैंक है उसके ऊपर एमकेएम के अपने धड़े जो हैं उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ एमकेएम का वाइट पेपर है, दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल साहब का धरना शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी के अंदर लोग धड़ाधड़ वहां पे एमकेएम के शामिल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और अचानक ये सिंध की पॉलिटिक्स और फिर एडी ख्वाजा की तकर्री, उसके ऊपर वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान जो एक ठनी हुई है, सिंध के इस वक्त तवज्जो का और सियासत का मरकज क्यों है, हम बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम में। जनाब जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सीनियर रुकन हैं, नेशनल असम्बली के, और वजीर भी हैं, सर शुक्रिया। सरदार नबील गबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, बीच में एमकेएम गए थे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितने फंड्स लिए उस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब एमकेएम से हमारे साथ ज्वाइन हमें करेंगे, और मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में वो आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं गबूल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ कि ये जो कराची की पॉलिटिक्स है, ऐसे नहीं लगता जैसे बिरयानी की देग है और उसके चावल बट रहे हैं हर जगह, और हर कोई चावल लेने की कोशिश में है। वाइट पेपर भी आपके खिलाफ आ चुका है, आज कमाल साहब का धरना भी आपके खिलाफ शुरू हो गया है, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं किसी वाइट पेपर को। मैंने तो कल भी कहा कि हमारे लिए वाइट पेपर जो है एमक्यूएम का खुसूसन, ये हमारे लिए सिर्फ एक टिश्यू पेपर के बराबर है। और यानी इल्ज़ामात भी कौन लगा रहे हैं? जो कभी जी अल्ताफ़ हुसैन कहते थे, आज मजबूरन जिए पाकिस्तान कह रहे हैं। यानी ऐसी जमात के रुकन और ऐसी जमात के लोग जो है वो हमारे खिलाफ वाइट पेपर, जिनके आगे ब्लैक लिखा हुआ है जीआईटी में, सबके नाम के आगे। बहरहाल दूसरी बात ये कि पीएसपी जो मुजाहरा करना चाहती है बड़े शौक़ से करे, एहतजाज करना चाहती है बड़े शौक़ से करे। हम खुद समझते हैं कि कराची के अंदर जो हालात हैं इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन है। आगे आने वाले इलेक्शंस में वो हालात नहीं होंगे। मतलब 30 साल के बाद एक डिफरेंट कराची आपको नज़र आएगी आने वाले इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन हो, 2018 में हो या 2023 में हो। अच्छा, तो डिफरेंट कराची की सूरत हाल होगी। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि कराची के अंदर जो है वो सूरत हाल बदलने वाली? एमक्यूएम की तो कहानी खत्म है, एमक्यूएम की कहानी खत्म है कराची से, कहानी खत्म करा दिया, एमक्यूएम की कहानी खत्म है कराची से। और वो कैसे सर? वो इस तरह, क्योंकि देखे जो वोट बैंक था वो था अल्ताफ हुसैन का। वोट बैंक बाकी इन लोगों का नहीं है, दूसरों का वोट अल्ताफ हुसैन का था।
अब अल्ताफ हुसैन वो एक उनका सियासी बाप बंद हो चुका है, इज़ नाउ हिस्ट्री। दूसरी बात ये कि इनको जो वोटर्स हैं वो कितना फारूक सत्तार की पार्टी को वोट देते हैं, ये मैं क्यों कराची में रहता हूँ, मैं घूमता हूँ कराची में, हल्का हल्का घूमता हूँ, मुझे पता है कि उनके वोट बैंक जो है इतना बाकी नहीं रहा है। अच्छा। जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल, अब देखिए होगा क्या, कराची में 4 सीटें MQM ले जाएगी, 2 सीटें PSP ले जाएगी, 2 सीटें PTI ले जाएगी, इस तरीके से जमात इस्लामी भी ले जाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 4 से 5 सीटें इस दफा निकल सकती है। कराची स्वीप करेंगे नहीं, मैं नहीं कहूँगा कराची हम स्वीप। तो ये एक किस्म का किसी की मोनोपोली अब नहीं रहेगी। पहले किसी की एक मोनोपोली होती थी, वो खत्म हो जाएगी। अब ये कि सबको उनका शेयर मिलेगा, जिन जिनके इलाके हैं उनको उनका शेयर मिलेगा, तो वो मोनोपोली खत्म है। और वो जो कंफ्यूजन है, मैं समझता हूँ लोगों को अब क्लियर होना चाहिए कि कराची को बंद करने वाले, डराने वाले, भत्ते वाले, वो अब खत्म हो चुके हैं। यानी अब भत्ते और ठप्पे से निकल के आगे जो है वो सियासत होगी। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। 3 बलोच हैं आज वैसे बाय द वे हमारे शो के ऊपर। बलोच साहब, ये जो सिंध की कहानी की बात हो रही है, इसके अंदर आपकी पार्टी अब फिट इन होने की कोशिश कर रही है, तो कितनी कामयाबी? बुनियादी तौर पर आपने मामला शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो अल्लाह का नाम से शुरू करना चाहिए। आपने बात शुरू की इससे कि ये जो वाइट पेपर इशू हुआ और उन्होंने इल्जामात लगाए वगैरह वगैरह, उस पर भी थोड़ी सी कमेंट करके फिर मैं सियासत की तरफ आऊँगा। गबोल साहब ने ये कहा कि वाइट पेपर की कोई अहमियत नहीं है और कुछ नहीं है ये वगैरह, वो तमाम चीज़ अपनी जगह पे अहमियत है या नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कराची एक गंदगी का ढेर बन गया है और उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए उस अपनी खुद इनकम अगर वो जनरेट उनके पास इतना हो सके, इस गंद को साफ कर सके, लोगों का सेहत का मसला हल हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लली उनके बस में ये बात रही नहीं है। तो जब वो जहाँ पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि उस पेपर की कोई अहमियत नहीं है, बाकी चीज़ों को एक तरफ रखे, कम से कम इस हद तक तो उनकी मदद ज़रूर करें कि कराची को साफ रखा जाए। कराची इनका भी है, कराची मेरा भी है, कराची पूरा मुल्क का एक फेस है, पूरी दुनिया उसको वहाँ पर देखती है। और रोज़ाना ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये एक फिक्र की बात है। कचरा इस्लामाबाद में बहुत है, लाहौर में बहुत है, ऐसे ही आपके साथ अदब के साथ कि कचरा तो बहुत है पाकिस्तान में, सर पानी नहीं है, साफ पानी पीने को हर जगह कचरे को साफ करने की रिक्वायरमेंट है ना। नंबर 2 ये कह देना कि MQM खत्म हो चुकी है, उसका बाब खत्म हो चुका है। MQM नहीं, अल्ताफ का MQM खत्म हो चुका है। वो MQM खत्म हो चुका है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे। वो MQM खत्म हो चुका है जो मोदी के ऊपर कॉल करते हैं कि वो आके मुहाजिरों की मदद करे, उनको मुसीबत से निकाले। वो MQM खत्म हो चुका है जिसमें ये कहा जाता था कि 1947 में एक बहुत बड़ी गलती की गई। लेकिन जहाँ तक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का ताल्लुक है, पिछले 20 से 25 साल में उन्होंने अपने आप को ऐलान किया है, एक चैनल में उन्होंने डाला था और उसका नाम MQM था। उस वक्त उसकी सरबराही उनकी थी अल्ताफ हुसैन की, लेकिन इसके भी 2 नंबर दूसरे दर्जे के जो। सॉरी आपको सर एक इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो आपने इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट दिया है, मैं बलोच साहब से इसके ऊपर, सलमान मुजाहिद बलोच साहब से ले लूं कमेंट, क्योंकि अच्छा जी कर लीजिए, बेहतर होगा कि वो उस पर कमेंट्स कर सकें जी। तो जहाँ तक ये पहले दर्जे का होता है कि आदत अल्ताफ था, दूसरे दर्जे में ये भी कोई कमज़ोर लोग नहीं है। तो जहाँ तक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो आपने कहा ठप्पा और धरना और फलाना वो वाली कार्रवाई खत्म हो चुकी है। लेकिन जब वो देखना शुरू करेंगे तो इनकी तरफ भी देखेंगे। ये कह देना कि बिल्कुल ये खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम मैं ये नहीं है। अच्छा, ये सलमान साहब आप सुन रहे थे, बलोच साहब ने ये कहा कि मैं एग्री नहीं करता कि MQM खत्म हो गई है, लेकिन ये जो आपने व्हाइट पेपर दिया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने पिछले 9 साल की कारकर्दगी जो है उसको निशाना बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सर उसमें 5 साल तो आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, उस वक्त तो कचरा भी था, उस वक्त तो बाकी सब कुछ भी था। ये अचानक व्हाइट पेपर का मतलब समझ में नहीं आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, जनरल कादिर बलोच साहब को, नबील गबोल साहब को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो मैं इस परसेप्शन को या जो मिसकंसेप्शन है उसको मैं ज़ाइल कर दूं कि MQM ख़त्म हो चुकी है। बाबा MQM कहाँ ख़त्म हुई है? MQM पाकिस्तान जो 38 साल से इस मुल्क पाकिस्तान में सूबा सिंध में, शहर कराची में, हैदराबाद में अपनी सियासत कर रही है जमहूरी अंदाज में,
वो आज भी कायम दायम है। एमकेएम अल्ताफ हुसैन वाली की बात इंशाअल्लाह ताला, अल्ताफ हुसैन साहब वाली जो एमकेएम है वो तो खत्म हो गई ना। आसमा साहिबा देखें, बात यह है कि मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, इस तरह से एमक्यूएम भी कायम रहने के लिए बनी है। जब तक पाकिस्तान है, जब तक एमक्यूएम है, और एमक्यूएम की सियासत पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम और दायम रहे। आमीन। और चले सारी एमक्यूएम बची रहे सर, लंदन भी बची रहे, पीएसपी भी बची रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान भी बची रहे। ये जो 9 साल है सर, 5 साल तो आपके थे, बल्कि मुशर्रफ साहब के 10 साल भी शामिल कर ले, 15 साल तो कराची पे आपने हुक्मरानी की है। अच्छा देखें, जहाँ तक वाइट पेपर की बात है, तो मेरे पास हाथ में ये वाइट पेपर की बुक है। ये तो ग्रीन इसको बनाने में कोई महीनों लगे हैं। ये ग्रीन पेपर है। से वजारतों से डेटा लेना और चीज़ों को जो है आवाम के सामने लाना, मीडिया के सामने लाना। और इसका जो उन्वान है, उन्वान है करता से अबीद। मतलब पीपल्स पार्टी में जो उर्दू बोलने वाले हैं, मेरे दोस्तों को चाहिए कि वो उनसे पूछें कि करता से अबीद का मतलब क्या है, तो उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप उसका पहला पेज खोलते हैं तो उस पे है शेरी सिंह का मुकदमा, इंसाफ की तलाश। तो ये है असल में वो शेरी सिंह का मुकदमा इंसाफ जो की तलाश तो आपसे इंसाफ का तलबगार है कराची। बलोच साहब, आपसे इंसाफ का तलबगार तो कराची आपसे है कि 15 साल। देखिए पाकिस्तान में, आसमा साहिबा, मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मजलूम सियासी जमात है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। ना ही हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है सूबाई सिंध में, ना ही हमारे मेयर के लोकल गवर्नमेंट को मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है, ना ही अरबाब इख्तियार हमें वो ड्यू शेयर देने को तैयार है जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस पॉलिटिकल सिनारियो में जमहूरी दौर में बनता है। और मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 9 सालों में 5 साल हम भी, जो 5 साल नहीं बल्कि 4 साल हम इत्तेहादी रहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, जिसमें हम 2% के इत्तेहादी थे। अच्छा, तो उसमें जो करप्शन हुआ यहाँ पे हजार अरब रुपए का, हाँ। तो वो उसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब तो वही देगा जिनके हाथ में वजारत अच्छा, ये तो सर 10 साल पिछली हुकूमत जी। मैं सर एक सेकंड, क्योंकि आपने, मैं आपके पास आती हूँ दोबारा, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी का एक जुमला में कर लूंगा ना, मेरी बात तो मेरा सीक्वेंस टूट जाएगा। इतने अंगूठी क्यों पहने तुम? अल्लाह अल्लाह करके आपके शो में आज जगह मिली है, एमकेएम को वैसे जगह मिली। हर उंगली में एक अंगूठी अल्ताफ हुसैन की तरह तुमने पहना है। तो अल्ताफ हुसैन का मैसेज है, ये कोड वर्ड है, अल्ताफ हुसैन के साथ तुम्हारा। आसमा साहिबा, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि अकरबा परवर की मिसालें, बेड गवर्नर्स की मिसालें, धांधली की मिसालें, गैंगवार की मिसालें, अगवा बराए तावन की मिसालें, बद इंतजामी की मिसालें जो सूबाई सिंध में पिछले 9 साल दौर में खास करके पीपल्स पार्टी के बस सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने कर दिया। पीपल्स पार्टी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ बलोच साहब, जब आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 में वजीर, आप पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर थे ना, स्टेट मिनिस्टर थे, आपसे ऊपर कौन था? मैं आपको बताता हूँ ना, असल में मैं सलमान मुजाहिद के बारे में बताऊं कि सलमान और मैं, हम दोनों पहले दिन से एमक्यूएम को, अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम जिसको जो है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मेंटली भी नहीं कर रहे थे। और हमने बैठ के उस ज़माने में भी, जब ऑपरेशन नहीं हुआ था अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, उस ज़माने में भी सोचा था कि किसी तरीके से, बल्कि हमने नफलें मांगी थी कि अल्ताफ हुसैन गर्क हो जाए। अच्छा, ये सलमान मुजाहिद ये माने या ना माने, जब आप एमक्यूएम में थे, एमक्यूएम में थे, ये सख्त खिलाफ है अल्ताफ हुसैन के। मैं आपको बताता हूँ, नबील भाई क्या कह रहे हैं? आप नहीं है खिलाफ अल्ताफ हुसैन के? आप नहीं है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? मैंने कभी नहीं, मैं आप नहीं है 22 अगस्त के बाद खिलाफ हूँ। आप नहीं है 22 अगस्त के बाद खिलाफ हूँ, 22 अगस्त के बाद खिलाफ हूँ। चले छोड़े, 22 अगस्त बात हो रही है कि बाबर गौरी मेरा, मैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कारकुन था, कारकुन और कारकुन रहूंगा। मैंने रिजाइन, मेरे हवाले से जो आप बात मंसूब कर रहे हैं, मैंने रिजाइन, मैंने इसलिए रिजाइन किया, एज ए मिनिस्टर रिजाइन किया मैंने। आप एमक्यूएम में आए थे, मैंने इस तरह रिजाइन किया। अरे बात तो मैंने बनने के लिए आए थे। ओ भाई सुन तो सही, बनने के लिए आए थे। इतना सा टाइम दे दे जब आपको, जब तुम बात तो सुनो, अल्ताफ हुसैन की तरह अंगूठे मामला, अल्ताफ हुसैन की तरह बातें जागीरदाराना वडेराना आपके मामला यहाँ पे नहीं चले, तो आप जो एमक्यूएम को क्विट कर गए। तो मैं तो इस्तीफा मैं तो बोलता हूँ, मैं सरदार हूँ, मेरी जबान तो हूँ सरदार, तो मुझे क्यों नहीं आप लोगों ने कई टॉक शो में कहा है? मैं तो हूँ सरदार, मुझे क्यों लिया? लिया गया था,
मुझे क्यों लिया अल्ताफ हुसैन ने? इसलिए लिया गया था कि आपने अच्छा, आवाम की खिदमत मैं आपको बलोच मान दूंगा अगर आप ये कह दो कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है। आप अपनी, अगर आप अल्ताफ हुसैन बोल दो गद्दार है मुल्क का, अगर आपने नहीं बोला मैं आपको बलोच ही नहीं मानूंगा। बातों को आप अपनी बातों को गद्दारी का फतवा तो अब नहीं, ये नहीं बोलेगा कभी भी। मुझे तो वो दिन भी याद है नबी, ये आप बताओ ना कि आप बताओ कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, एक दफा आप बोल दो, मैं खुदा की कसम मानूंगा आप बलोच हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा आप बलोच नहीं हो। आप बोल दो कि अल्ताफ हुसैन गद्दार एक दफा। मैं छोड़ दो पाकिस्तानी, आप बोला अल्ताफ हुसैन गद्दार है, बनो पाकिस्तानी बनो, अल्ताफ हुसैन गद्दार है बनो, पाकिस्तान की सियासत करो। आप एक दफा तो वो दिन भी याद है मैं आप अल्ताफ हुसैन को, अच्छा नहीं बलोच साहब, मैं तो ज्यादा ऊंचा बोल भी नहीं सकती, प्रॉब्लम ये मैं बलोच साहब ये पूछने देना, गबोल साहब गए थे आपकी पार्टी में, फिर वहां से वापस आ गए, जरदारी साहब हो गए ना। ये आप जो जब आप पोर्ट एंड शिपिंग के थे तो आपके ऊपर वजीर थे बाबर गौरी साहब, बिल्कुल, और आपके इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के साथ हुए। बाबर गौरी साहब मैं 3 महीने के लिए, मेरे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, मैं पोर्ट्स एंड शिपिंग का 3 महीने के लिए मेरे पास फुल चार्ज था जब बाबर गौरी नहीं आया। 3 महीने के बाद बाबर गौरी जब आया तो उस वक्त मैंने मिनिस्ट्री छोड़ दी, घर बैठ गया। उसका रीजन ये है कि देखें स्टेट मिनिस्टर के पास पावर कुछ नहीं होता, सारा पावर फेडरल मिनिस्टर के पास होता है। जब मैंने ये देख लिया कि मेरी अपनी पार्टी ने जाहिर है फैसला किया है कि एमक्यूएम को देना है और ये मिनिस्ट्री देना है, तो क्या उनमें से एक वजह ये नहीं थी कि वो इतने पावरफुल थे कि आपकी चल ही नहीं रही? नहीं, मैंने चलाया भी नहीं, मैं समझ गया था बेहतरी यही है कि खामोश होकर बैठ जाओ। उस वक्त मैं खामोश बैठ गया। 200 अरब का करप्शन जो है बाबर गौरी ने पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री में की है, 200 अरब का। अच्छा। और ये जितने ये जो बने हैं टर्मिनल, ये सारे बाबर, यार तुम उस इलाके का मिनिस्टर है, तुमको पता नहीं है बाबर गौरी ने मिनिस्टर उस जमाने में करप्शन की है, तुम उस इलाके का एमएलए। अच्छा नहीं, आप बोलो ना, वाइट पेपर तो शायद करते हो, बाबर गौरी तुम्हारा अपना जो है हल्के में ये जो इसने किया है करप्शन, मैं गबोल साहब ये जो आपने 200 अरब रुपए की, वैसे एक सेकंड, ये जो आपने कहा 200 अरब रुपए की, मैं बलोच साहब इसलिए कह रही हूँ कि जब एमकेएम के पास इख्तियारात थे और जब मुशर्रफ साहब के जमाने में इससे भी ज्यादा इख्तियारात थे, जो कि हम कादिर बलोच साहब से पूछेंगे, तो कराची शहर के लिए क्या हुआ। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल एमकेएम एक बड़ी जमात है, शहरी सिंध की बड़ी जमात है, और उनको पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए पॉलिटिकल, वो क्यों नहीं मिल रही, और पीपल्स पार्टी कितनी कसूरवार है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि मैं नबील गबोल साहब के पास जाऊं और सलमान मुजाहिद बलोच साहब के पास जाऊं, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हमें ब्रेक में मिली है, और वो ये है कि लियारी से जनाब गबोल साहब का और जनाब बलोच साहब का अब आमना सामना 2018 के इलेक्शन में हो रहा है। सर ये सच्ची खबर है? वैसे ये कि आप दोनों आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं? चले इसको खबर बनाते हैं। अगर इंशाअल्लाह मेरी पार्टी ने फैसला कर लिया तो काफ़ी मुश्किल काम होगा पीपल्स पार्टी का हमारे साथ इंशाल्लाह मुकाबला करने में। अच्छा। मेरी इसमें है, इसमें मेरे बिल्कुल ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी की भी ठीक ठाक वोट बैंक है, और अलावा इसके बलोच कम्युनिटी में इंशाल्लाह मैं अट्रैक्ट कर सकूंगा काफी कम्युनिटी को। मेरी भी अपना मेरा एक मकाम है, एक मुल्क में एक इज्जत है। पार्टी तो चले, मेरा बल्कि मैं वहाँ पर रहा हूँ और लोगों की खिदमत भी की है, इज्जत और एहतराम भी बहुत ज्यादा है। मेरी पार्टी ने फैसला किया, इंशाल्लाह मैं यही कह सकूंगा, बड़ी बात नहीं करना चाहिए, अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, ये जो गवर्नर साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि कराची के अमन का क्रेडिट जो है वो सिर्फ मियां साहब को जाता है, ये मतलब ऐसा कहना चाहिए? मुझे उनके इस स्टेटमेंट से जरा थोड़ा सा खफगी हुई है इस लिहाज से कि इस मामले पे उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं थी और नहीं करना चाहिए था। पहली बात यह है कि सियासी हुकूमत जहाँ तक होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी स्टेट के जितने भी स्टेट टैक्सेस से तमाम इंस्टीट्यूशन जिनको तनख्वाह मिलती है वो सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। पॉलिसीज हमेशा मरकजी हुकूमत बनाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में फैसले होते हैं, और फैसले के बाद फिर वो जहाँ तक उस फैसले का ताल्लुक है, उस फैसले का 100% क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है। उसने फैसला किया कि कराची में ऑपरेशन होना चाहिए, उसने फैसला किया कि ज़रब हज़म होना चाहिए फाटा में, उसका
उसका तो क्रेडिट उसको जाए, उसको तो लाने की जरूरत नहीं। एक मिनट जरा, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके जहां तक उसको इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है, इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक ताल्लुक है, फिर जहां राहिल शरीफ साहब 100% मार्क वो ले जाते हैं, वो बिल्कुल ये कह देना कि बिल्कुल आमियाना से जनरल थे और ये थे और जनरल सारे एक बराबर होते हैं। अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में इज्जत लिखता है उनको वो और बात होती है, कुछ ज्यादा इज्जत किसी की किस्मत में लिखा होता है, किसी की इज्जत में थोड़ा सा कम होता है, तो उनको ये कहना नहीं चाहिए था। उन्होंने जहां तक उसको इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है, इस मुल्क ने रिकॉग्नाइज किया राहिल शरीफ की कंट्रीब्यूशन को बतौर एक इम्प्लीमेंटर के इम्प्लीमेंटेशन के तहत डिलीवर किया और उसको उसका क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन गब्बोल साहब, ये जो इलेक्शन से पहले ये जो कराची की पॉलिटिक्स हो रही है और जो अभी तो जाहिर कौन से आप दोनों तो कंटेस्टेंट्स हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर, मैं पहले इनका जवाब दूं तो बड़ी अच्छी बात है कि जनरल कादर बलोच साहब ने ये बात को माना कि जो गवर्नर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया उनको नहीं देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता है कि मैं कैंडिडेट होऊंगा नहीं होऊंगा लियारी से, जो पार्टी फैसला करेगी, मैं हो सकता हूं या बिलावल हो सकता है या कोई भी हो सकता है वर्कर, मुकाबला ये कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। मुस्लिम लीग नून के इंशाल्लाह जमानत जब्त होंगी लियारी से, और ये मैं सिर्फ बता दूं, पार्टी कायद फैसला करे फिर पूछूंगा आपसे। अभी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप आए लियारी में, लियारी आपका घर है और आप लियारी में आपके खिदमत भी हैं। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी की हैसियत से, और पीपल्स पार्टी जो है उसको अब देखिए एमकेएम और नून करीब आ रहे हैं, ये आपने देखा, प्रोग्राम में भी देखा, प्रोग्राम के अलावा भी नबील ने मैदान खाली कर दिया अपने चेयरपर्सन के लिए डर के मारे। देखे ना, मैंने कहा कि मैं करूं, मुझे देखे ना पार्टी जिसको टिकट दे, मुझे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी का फैसला होगा। इनको शायद पता है कि इनको लियारी से इलेक्शन लड़ना है, मुझे नहीं पता है कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखे बात गुर्बत जो है नून की और उसकी, और मैं बता दूं कि ऑलरेडी सेटलमेंट हो गई है। मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम के साथ मिलकर अलायंस करेगी कराची में, ये खबरें हमारे तक आई हैं कि चंद पॉकेट्स में जैसे डिफेंस हो गया, मिसाल के तौर पर डिफेंस हो गया, वहां पर नून के और एमक्यूएम के दोनों के वोट बैंक हैं, अच्छे वोट बैंक, और वहां से पीटीआई जीती है, वहां पे ये अलायंस करेंगे। इसी तरीके से ये लियारी में भी अलायंस करेंगे, इसी तरीके से ये खारादर में भी अलायंस करेंगे, जहां जहां इनके वोट बैंक है ये अलायंस में जा रहे हैं। ये तो खबर पक्की है मेरे पास। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, पीटीआई का क्या होगा फिर? मतलब पीटीआई के देखें, पीटीआई ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पीटीआई के कराची के जो लीडर है ना, वो सब दो कान वाले हम उनको कहते हैं जिनके अपने घर वाले इनको वोट नहीं देते। अभी पीटीआई कोई नहीं है, तो अब मैं नहीं, मकसद ये है कि मैं साफ कहूंगा कराची में कोई लीडर है ही नहीं उनका, ठीक है ना। अब उन्होंने लियाकत जतोई को सपोज ले रहे हैं। लियाकत जतोई वो शख्स है जिसपे नैब के कितने केसेस चल रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास जो है कोई भी जिसके ऊपर मुशर्रफ के साथी थे, और मुशर्रफ के चीफ मिनिस्टर थे, मुशर्रफ के साथी थे, और ये कहते हैं जो ब्लैक स्पॉट वाला है हम उसको पीटीआई में नहीं लेंगे। तो आप तो सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट वाले को तो ले रहे हैं, और भी ब्लैक स्पॉट वाले तैयार है। अब अच्छा, लेकिन जो एमकेएम की बलोच साहब, जो आपकी मुखालफत और एक रिवायती वोट होता है ना, जो एंटी एमकेएम और एंटी पीपल्स पार्टी है, उसकी वजह से भी आप लोगों की एक लड़ाई शुरू हो गई है, वरना 4 साल तो मामला ठीक ही था। सलमान मुजाहिद तो आधा पीपल्स पार्टी वाला हो गया, इनके वालिद ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। ये रिसेंटली ये खबर आई है वैसे कि खबर क्या, बलोच साहब आपके वालिद सही है या आप सही हैं? नहीं, बिल्कुल आसमा शिराजी साहिबा, इसमें कोई वो मतलब छुपने वाली बात नहीं है। मेरे वालिद साहब ने जो है अपना फैसला किया है, जमहूरी दौर है, उनका अपना नज़रिया, पॉलिटिकल विजन है। उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है लास्ट वीक में, नो मैटर। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान में हूँ, स्टैंड बाई कर रहा हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा। नो मैटर कि मुझे अगले इलेक्शन में टिकट मिलता है या नहीं मिलता, मैं कारकुन होने में ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी सियासत, मैं अपना एमक्यूएम के लोग अपनी सियासत एमएनए एमपी बनने के लिए नहीं करते, एमक्यूएम के लोग अपनी सियासत आवाम की खिदमत करने के लिए करते हैं, वो जिस तरह से भी हो। लंदन से टिकटें तो नहीं आएंगी। बार बार अगर आप लंदन का जिक्र लाएंगे आसमा साहिबा, तो मुझे आप पे डाउट होगा कि आपके बड़े वेल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लंदन से शायद। सर मैं गद्दार हो जाऊंगी फिर? आप देखें ना, हम तो जर्नलिस्ट है, हमने तो सबके साथ राब्ता रखना है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। हमारा आपसे भी राब्ता है, गब्बोल साहब से भी है। अच्छा चले, गब्बोल साहब आपको कहेंगे कहो अल्ताफ हुसैन गद्दार है, आपको भी वो कारकुन ना बना दे लंदन का। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप कह दो एक दफा हम तो सबको कह रहे हैं कि ये फतवा देना ही नहीं चाहिए टीवी पे बैठ के, कोई गद्दार है या नहीं है। अच्छा देखें, जहाँ तक कराची फैसला करेगी गद्दार है। पीपल्स पार्टी, आसमा
आसमा अगर मैं बात कर लूँ इशू पे बात कर लूँ, जी जी, शायद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये समझ रही है सूबाई सिंध में, या उनकी पॉलिसी ये है कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात ना देके, चेयरमैन को इख्तियारात ना देके और एमक्यूएम के सिस्टम को क्रिपल करने की कोशिश की जाएगी, एमक्यूएम के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, या ये ख्वाब गफलत में कि 2018 के इलेक्शन में उर्दू बोलने वाले जो एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर हैं, शहर कराची के लोग जो है पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे, वो ख्वाब गफलत में है। मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी के रिवायती हल्के हैं, 2013 में जो है केमाड़ी और बल्दिया का जो हल्का था, ये पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। कादर पटेल उस वक्त कराची डिवीजन के सदर थे, वो तीसरे नंबर पे आए। समझता हूँ 2018 के इलेक्शन में कराची के शहरी बहुत बाशऊर है, जो इनकी रिवायती सीटें मेरे ख्याल में उससे भी हाथ धो बैठेंगे। हकीम बलोच साहब जो है वहाँ पे मदीर में आए जमनी इलेक्शन में। अब अभी लियारी की बात हो रही थी, एक तरफ चेयरमैन बिलावल की बात हो रही है कि वो शायद लड़ेंगे, नबील गबोल साहब की तो ये ख्वाहिश है कि वो लियारी से लड़े, उनकी सियासत का आगाज करें। बहरहाल इनका फैसला है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी फिक्र करे और इस ख्वाब गफलत में ना रहे। अच्छा, एमक्यूएम का ये वोटर, आपके एमक्यूएम का सपोर्टर, एमक्यूएम का कारकुन अपनी जगह खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपने कहा कि 420 रुपए का इजाफी वसाइल जो सूबे को मिल रहे हैं उसमें से शहर के नहीं है, 30 अरब रुपए 9 साल में केएमसी को नहीं दिए। इसने खुद भी तो नहीं पढ़ा होगा ये 9 साल के बाद जो है ये एमक्यूएम क्यों, ये क्या मुस्तफा कमाल साहब का प्रेशर ज्यादा है, ये क्या मसला क्या है? नहीं 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 आसमा देखिए, अब आप कह देंगे हमारे ताल्लुकात मुस्तफा कमाल के साथ जी। नहीं, मैं फैक्ट्स पे बता रहा हूँ। देखिए वो सियासी कारकुन है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई यहाँ पे, वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी साहब थे। उन्होंने आते ही जो है वो काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने सिटी नाजिम के इख्तियारात को लेना शुरू किया, और जो है जो सूबे से पैसा आ रहा था केएमसी को उन्होंने रोकना शुरू किया। हम इसलिए 9 साल की बात कर रहे हैं। अब 2010 में जब ये सिस्टम चला गया, उसके बाद आज 1 साल पहले इलेक्शन हुआ, 7 साल के बाद 9 साल को मिला लें तो जो 30 अरब रुपया इस मद में केएमसी को मिलना था, जो एडमिनिस्ट्रेटर के तहत चलती रही, म्यूनिसिपल कमिश्नर के तहत चलती रही, ब्यूरोक्रेसी के तहत चलती रही, उसको वजीर बल्दियात चलाता रहा, तो वो पैसा केएमसी में आने की बजाय लोगों की जेबों में गया। या तो माशाल्लाह लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने पीएचडी कर ली करप्शन में, लेकिन बाइज्जत बेल हो रही है, बाइज्जत बरी हो रहे हैं। हाजियों का पैसा जिन्होंने खाया वो भी पीपल्स पार्टी के लोग इत्तेफाक से। अच्छा, जो इल्जाम 200 अरब रुपए का निजाम है कहीं, ये भी 200 अरब रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं बाबर गौरी साहब पे। आप बाबर गौरी को बाबर गौरी पे लगा रहे हैं, एमक्यूएम पे थोड़ी लगा रहे हैं। तो बाबर गौरी के खिलाफ केस करें ना, किसने मना किया? हाँ, ये भी बात सही है कि बाबर गौरी साहब पे केस करे, क्यों रोका जा रहा है उनको? उनके खिलाफ केस होना चाहिए। नैब में रेफरेंस है उनके। अच्छा, लेकिन उनके खिलाफ तो कभी हमने खबर भी नहीं सुनी। आप खबर नहीं सुनी है तो सही, रेफरेंस चल रहा है। अच्छा, चले ये बलोच साहब आप अगले प्रोग्राम में बाबर गौरी को ले ले और नबील गबोल को बिठा ले। ये वैसे अच्छा आइडिया, लेकिन बाबर गौरी साहब आएंगे नहीं। मैं एक बात पे मुझे हैरानगी होती है कि हुकूमत का हिस्सा है, वजारतें आपने ली हैं, वजारतें आप छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उसी हुकूमत का जिस वक्त आप एक कैबिनेट में उसका हिस्सा होते हैं किसी गवर्नमेंट का, तो तमाम की तमाम जो भी डिसीजन होते हैं इक्वली उसमें तमाम शेयर करें, वो पार्टियां भी शेयर करती हैं, और इसी तरह से इंडिविजुअल वहाँ पर अरकान है काबीना के, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी होती है। जब आपको इतनी शिकायतें थी कि 5 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया गया, उसके बावजूद 5 साढ़े 4 साल तक आप क्यों उससे चिमटे रहे, क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं उस वक्त एहतजाज किया, क्यों नहीं उस वक्त करता से अबीज आपने निकाला? ये और दूसरी बात यह है कि एक मिनट यार सलमान मैं लड़ता नहीं हूं, मैं खत्म करूंगा फिर आप बोल लेना। और दूसरी बात जो है ना, एमक्यूएम को एक मैं मशवरा दूंगा, मेरे भाई है, मैं उम्र में इन सबसे पार्टी के तमाम लोगों से मेरे ख्याल में एक आध सीनियर मुझसे होंगे, ये इनको अपने आप को एक फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को अल्ताफ हुसैन से डिटैच करना पड़ेगा, फिर ये बतौर पार्टी के सर्वाइव कर सकेंगे। ये बात कह देना कि अल्ताफ के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये है वो, ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग शक में पड़ेंगे। जहां तक उर्दू बोलने वाले लोगों का ताल्लुक है, उर्दू बोलने वाले लोग हमारे मुल्क पाकिस्तानी है, वो एक अलहदा लोग नहीं है कि उर्दू की बुनियाद के पर वोट देंगे, वो पाकिस्तान के नजरिए को वोट देंगे, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और जो अच्छा प्रोग्राम लेके जाएगा बिल्कुल अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को डिटैच करके अलहदा कर लेगा अल्ताफ हुसैन से तो शायद वोट लेगा। बिल्कुल यही जवाब बलोच साहब मैं आपसे भी लेती हूँ, सलमान साहब और नबील साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद फौरन इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चूंकि इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल बन गया गबूल साहब, ये एडी ख्वाजा वाला तनाज़ा शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी को बहरहाल अपना जो हिसाब है वो तो देना पड़ेगा ना। नहीं, हिसाब क्या हो, देखें मतलब इतना अथॉरिटी आप एक प्रोविंस को नहीं दे सकते कि प्रोविंस अगर चाहे एक आईजी को तब्दील करना, और इतनी भी अथॉरिटी आप एक प्रोविंस को नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इतना एडी ख्वाजा साहब नेक आदमी, हम मानते हैं, मैं कहता हूँ शरीफ आदमी है, आपको इतना पसंद है, आईजी पंजाब लगा दें उनको। लेकिन देखें या इस्लामाबाद में लगा दें, या कोई लग ही नहीं रहा, लेकिन तैयार ही नहीं है। एडी ख्वाजा अच्छा शख्स है, अच्छा इंसान है, उसको कंट्रोवर्शियल सियासी मत बनाएं, उसके करियर है। जो ऑप्शंस पीपल्स पार्टी लेके आती है फिर वो उसके ऊपर आप भी लोग यकीन बात करें, करते जो हैं कि ऑप्शन क्यों, मैं आखिर आपको क्यों? ऑप्शन के बताऊं, सरदार अब्दुल मजीद को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरा क्लास फेलो है। वो एडी ख्वाजा ज्यादा सख्त आदमी है, वो किसी का सियासी बंदे का फोन तक तो नहीं वजह उठाने क्या वाला है? इसकी बंदा वजह क्या है कि वफाक एडी ख्वाजा को चाहते, क्यों चाहते हैं सर एडी ख्वाजा? ये क्यों झगड़ा कराना चाह रहे हैं, ये क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? मैं बगैर इस बात पे मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा। आईजीज की अपॉइंटमेंट और चीफ सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट बुनियादी तौर पर नॉमिनेशन करना, अपॉइंट करना रिस्पांसिबिलिटी होती है फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस से पैनल मांगती है 3 आदमियों का, और उन पैनल्स में से फिर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है, उनको दिया जाता है। उस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जनरली जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो वही बंदा मिलता है जो प्रोविंस वाले उसको मांगते हैं। ये एक हकीकत है कि एडी ख्वाजा का नाम सिंध गवर्नमेंट ने उस पैनल के अंदर दिया था, उनका प्रपोज्ड इंडिविजुअल नामिनी था, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, नंबर 1। दूसरी हकीकत यह है कि एक मिनट मेहरबानी, दूसरी हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट्स की जजमेंट है कि किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम को अगर किसी पोजीशन पे रखा जाता है, जब तक उनके खिलाफ करप्शन का या कोई इस किस्म की मुल्क की मफाद के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं आती है, तो 2 से 3 साल तक उनको वहां पर काम करने दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी बात है। नबी एडी ख्वाजा इनका सिलेक्टेड आदमी था, एडी ख्वाजा का साल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये जो कंट्रोवर्सी आई है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, जहां पर यह तीसरी मर्तबा है कि वो इसको निकालते हैं। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की बारी नहीं आई है। फेडरल गवर्नमेंट की बारी उस वक्त आ जाएगी जिस वक्त सिंध हाई कोर्ट का वेकेट हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट का जब ये जो स्टे है ये वेकेट हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगी, जब पैनल आ जाएगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नया, उस वक्त फिर देखा जाएगा कि मरकजी हुकूमत उनके साथ है या खिलाफ है या क्या नहीं है। लेकिन एक और बात भी कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें कहने के ऊपर मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट बजाय इसके कि हर साल और 8 महीने में आईजीज चेंज करे, बेहतर यह है कि उनको साथ ले जाने की कोशिश करे। और इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक पेज पे हों। ये बहुत जरूरी बात है। आप कह ले, फिर मैं सलमान साहब के पास जाऊं, ये बात क्यों नहीं पार्ट टाइम पूरा कर रहे अगर वो 3 साल के लिए है? बहुत अच्छी बात हाई कोर्ट ने, देखें हाई कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया, खुदा करे कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो आने वाला फैसला है पनामा लीक्स का, उस पर भी ये इसी तरह बोले मुस्लिम लीग नून वाले, और माने उनको, उस फैसले को माने। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो माने, जो फैसला हाई कोर्ट ने किया हमने मान लिया, अब ये भी माने। अब इनकी बारी है। अच्छा, ये मानने की बारी है, लेकिन बलोच साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मुस्तफा कमाल साहब भी धरना दे रहे हैं, आपका और उनका कॉज एक है, तो सर इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते आप? देखें आसमा साहिबा, मुस्तफा कमाल साहब हों या उनकी जमात हो, अगर वो आवाम के इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। हम एक भरपूर मजबूत सियासी जमात है, पिछले 38-40 सालों से अपनी सियासत कर रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने जब भी इलेक्शन लड़ा है तो तन तनहा लड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है, 85% 90%। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि जो भी मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो मुल्क पाकिस्तान के साथ है, अच्छा है। और जो नहीं है, और जो नहीं है, और जो पाकिस्तान के लिए नहीं है काम कर रहा, ये मैंने सवाल फॉरवर्ड किया। तो वो पाकिस्तान का बुरा है, पाकिस्तान का मुखालिफ है, गद्दार है, हमारा दुश्मन है, गद्दार है। जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो गद्दार है। अल्ताफ हुसैन गद्दार है, इसमें दो राय यही नहीं। अल्ताफ हुसैन गद्दार है। आसमा साहिबा, मैं आपके सवालात का जवाब देने का काबिल हूं। गबूल साहब देखें ना, मैं ये समझता हूं, ये कैसे, मतलब मैं ये समझता हूं कैसा बलोच है आसमा साहिबा, देखिए मैं ये समझता हूं
जी। फिर बादशाह खान का नाम भी आएगा, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम भी आएगा जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा। मैं कहता हूँ जो जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जिसने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, ये मैं सियासत छोड़ दूं अगर ये बोल दे ताल्लुक कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात आपने कह दी सियासत छोड़ने की। लेकिन आप बजिद क्यों है कि वो कहें? क्योंकि डरे हुए हैं, इनको डर है कि गब्बर वापस आ जाएगा, इनको ये डर है कि गब्बर वापस आ जाएगा, इनको रात को ये इस्टेब्लिशमेंट करती नहीं है ना, इनको ये है कि कहीं अल्ताफ हुसैन वापस नहीं आ करती रही है ना हमेशा, ये तो इस्टेब्लिशमेंट करती रही है, इसलिए वो डर तो अगर लोगों का भी डर है तो डर जायज है, बिल्कुल लोगों का डर बजा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। जो रात कबर की है वो कबर की है, वो बाहर की नहीं है। बलर साहब ये बताएं कि एंटी पीपल्स पार्टी, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। देखिए हम जब निकलते हैं सुबह घर से 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह के हवाले करके निकलते हैं। जब मौत आनी है तो आनी है, डर किसी का नहीं है, ना पहले था ना अब है जनाब। आपको था तो आप छोड़ के भाग गए। मैंने तो उसको फेस किया, चैलेंज किया अल्ताफ हुसैन को। मैंने लास्ट कमेंट लेना, लेकिन ये देखिए ये जो बलोच साहब मैं कंप्रोमाइज करवा दें।